इजराइल ईरान वार में चाइना ने भी अब एंट्री मार ली है, तो रशिया को बहुत ही मोटा पैसा मिलने वाला है। पहले ही चचा की उम्र 75 प्लस हो चुकी है। रशिया इस टाइम पर कहाँ लाई करते हैं, उन्होंने ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं किया? बेटा अगर हमने अटैक किया तो बीच में मत पड़ जाना। दोस्तों, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अब एक नए फेज में एंटर हो चुका है। अभी तक अमेरिका ने अपनी कुछ वारशिप्स मिडिल ईस्ट तक भेजी थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अमेरिका के F-22, F-35 और दूसरे कुछ एयरक्राफ्ट्स इजराइल की मदद के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा देखा गया है कि K-135 टैंकर और इसके साथ 4 F-35 यूरोप से जा रहे थे। जब लोगों ने सवाल किया है कि ये कहाँ जा रहे थे, तो उस टाइम पे बताया गया कि इन्हें फिनलैंड में पेट्रोलिंग करनी है। लेकिन अब कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिन्होंने क्लियरली दिखाया है कि ये टैंक्स और F-35 बमबारे इजराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं। देखिए, KC-135 एक बहुत ही लिथल पीस ऑफ एम्यूनेशन है और ये अकेले नहीं चलता है, ये खुद आगे होते हैं, इसके पीछे 4 F-35 चलते हैं। और बताया जा रहा है कि ऐसे ही 12 टैंकर्स मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गए हैं। इसको आप खुद कैलकुलेट करो, अगर एक टैंकर के साथ 4 F-35 आते हैं तो 12 टैंकर्स के साथ 48 F-35 तैयारी यूरोप से मिडिल ईस्ट में एंटर हो चुके हैं इजराइल की हेल्प के लिए। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि इजराइल ईरान वार में चाइना ने भी अब एंट्री मार ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज को देखिए। चाइना के 2 कार्गो प्लेन्स जिन्हें चाइना से लग्जमबर्ग जाना था, वो चाइना से निकलकर सीधा ईरान में एंटर हो चुके हैं ईरान की हेल्प करने के लिए। अब ईरान में आपको पता है इस टाइम पर नो फ्लाई जोन है, यानी ईरान में कोई भी बाहर का एयरक्राफ्ट इस टाइम पर फ्लाई नहीं कर सकता है, उसको सीधा शूट डाउन किया जाता है। फिर चाहे वो ईरान का अपना ही कोई डोमेस्टिक फ्लाइट क्यों ना हो, उसको सीधा शूट डाउन किया जाता है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि वेस्टर्न चाइना के खासगर एयरबेस से सीधा ईरान में 2 कार्गो प्लेन्स पहुंच चुके हैं। एक्चुअल में इन दोनों एयरक्राफ्ट को चाइना से 1 बजे टेक ऑफ करना था और 3 बजे तक इन्हें लग्जमबर्ग पहुंचना था, लेकिन 10 बजे ही ये चाइना से निकले और सीधा इन्हें एंट्री मार ली है ईरान की टेरिटरी में। जब ये चाइना से टेक ऑफ हुए तो रडार में देखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे ये ईरान की बाउंड्री में एंटर हो गए तो दोनों कार्गो प्लेन्स रडार से बिल्कुल गायब हो गए। अब इन 2 कार्गो प्लेन्स में क्या था, ये तो आप भी गेस कर सकते हैं कि क्या था। कार्गो प्लेन का मतलब वही प्लेन होता है जिसमें बहुत ज्यादा सामान और एम्यूनेशन लिया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं चाइना से 2 कार्गो प्लेन्स खाली जाएंगे ईरान में, वो भी इस टाइम पर, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट तो रहा होगा। और चाइना की अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ईरान पे, क्योंकि ईरान पर आपको पता है अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं। दुनिया की कोई भी दूसरी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड नहीं करती है, तो ईरान के ऑयल का जो 90% शेयर है वो सीधा चाइना को जाता है। बहुत ही सस्ते दामों में चाइना ईरान से तेल खरीदता है। इसके अलावा चाइना का जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट भी है ईरान में। चाइना को जितनी भी सर्विलेंस चाहिए होती है मिडिल ईस्ट में, ईरान उसे इसमें भी हेल्प करता है। दोनों कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज भी सेम ही है, क्योंकि चाइना का भी एनिमी अमेरिका और यूरोप है और ईरान का भी एनिमी अमेरिका और यूरोप ही है। इसके अलावा ईरान ने चाइना के साथ 20 सालों के लिए डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है और दोनों कंट्रीज को अपनी इकोनॉमीज को लेके बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लान्स भी हैं। जैसे चाइना का CPEC प्रोजेक्ट सीधा ईरान से होते हुए मिडिल ईस्ट तक पहुंचता है, तो इस वजह से चाइना और ईरान के बहुत ही क्लोज कनेक्शंस हैं। तो यहाँ से आप अब खुद गेस कर सकते हैं कि ये 2 कार्गो प्लेन्स ईरान के लिए इस टाइम पर कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि चाइना तो ईरान से बहुत ज्यादा दूर है। रशिया जो कि ईरान का स्ट्रेटेजिक एलाई है और इसके साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं, रशिया इस टाइम पर कहाँ लाई करते हैं, उन्होंने ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि ईरान ने रशिया को क्या कुछ नहीं दिया। ईरान ने उन्हें मिराज और शाही ड्रोन दिए, उनकी टेक्नोलॉजीज रशिया के साथ ट्रांसफर की। लेकिन अब इस टाइम ईरान पर जो खतरनाक समय है, रशिया इस टाइम पर ईरान को हेल्प करने क्यों नहीं आता? क्योंकि खाली ट्वीट्स करने से तो कुछ नहीं होगा। रशिया शायद इसलिए चुप है क्योंकि रिसेंटली जो G7 मीटिंग हुई थी कनाडा में, तो उसमें ट्रंप ने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। उसने बोला कि G7 मीटिंग को हमें G7 से G8 बनाना चाहिए ताकि रशिया भी इसमें से हिस्सा ले सके। तो वेस्टर्न लीडर्स के लिए बहुत ही शॉकिंग थी ये खबर कि कैसे पूरे यूरोप का एक ही दुश्मन है और वो है रशिया, और ट्रंप रशिया को भी G7 में ऐड करने की बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि रशिया और अमेरिका को साथ में काम करना चाहिए था, क्योंकि अगर हमने G7 में रशिया को ऐड किया होता तो आज शायद रशिया यूक्रेन वार भी नहीं हुआ होता। हमने जानबूझ के रशिया को अपने से दूर कर लिया है। हमें चाहिए कि G7 में रशिया को भी ऐड कर ले। और अमेरिका ने जो रशिया पर सैंक्शंस लगाई रखी हैं, मैं बहुत ही जल्दी इन्हें वापस उठाने वाला हूँ। और दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए, जब से ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ऑयल की प्राइसेस में 10% का इजाफा हो चुका है। अब अगर रशिया से सैंक्शंस वापस उठ गई है, तो रशिया भी दुनिया में ऑयल का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, तो मॉस्को के लिए तो पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि उनके पास तेल तो बहुत है। अब उसका प्राइस भी बढ़ गया और ऊपर से अमेरिका सैंक्शंस वापस हटाने की बात कर रहा है, तो रशिया को बहुत ही मोटा पैसा मिलने वाला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज को देखिए, अब रशिया प्लान कर
रहा है कि यूक्रेन की कैपिटल सिटी कीव को ही कैप्चर करे, क्योंकि पूरे वेस्ट और अमेरिका का ध्यान इस टाइम पर इजराइल पर है। उसके बाद ट्रंप ने बोला कि G7 जब G8 बनेगी उसके बाद उसे G9 बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें चाइना को भी इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ से आप सोच सकते हो कि ट्रंप का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। G7 जिसे चाइना और रशिया को मेनली काउंटर कराने के लिए बनाया गया था, अब अमेरिका कहता है कि इन दोनों दुश्मनों को हमें इसमें ऐड करना चाहिए। इसके बाद डिनर करते ही डोनाल्ड ट्रंप सीधा भाग जाता है कनाडा से वापस अमेरिका। तो इसी बात का मजाक बनाते हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका बहुत ही जल्दी इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर कराने वाला है, क्योंकि सीज फायर वर्ड ट्रंप के लिए बहुत ही अनाइंग है। वो बार बार अपनी ट्वीट्स में सीज फायर की बातें कर रहे हैं। तो चिढ़ाने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ये बहुत ही जल्दी इन दोनों के बीच में सीज फायर कराने वाला है, जिसकी वजह से गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने वापस बोला, ये इमैनुअल मैक्रोन तो पब्लिसिटी चाहता है, मैं कोई सीज फायर नहीं कराने वाला हूँ, ये पगला गया है, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो सीज फायर से भी कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला हूँ। इस प्रॉब्लम को मुझे अब फॉरएवर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो जब ऐसी नॉनसेंस बातें कर रहा है, अब आप गेस कर सकते हो कि दुनिया इस टाइम पर कितनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में फंसा हुआ है। पहले ही चचा की उम्र 75 प्लस हो चुकी है, अब ऐसी पगली हुई बातें करता है। और वैसे भी उसके साइकियाट्रिस्ट ने तो ये कहा है ये पूरी तरह से मेंटली स्टेबल नहीं है। अब ऐसे पागल आदमी को आप प्रेसिडेंट बनाओगे तो दुनिया तो ऐसे ही हालात में जाएगी ना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि इजराइल के कुछ एयरक्राफ्ट टर्की के बॉर्डर के अंदर घुस गए थे, जिसकी वजह से टर्की ने बहुत ही जल्दी अपने फाइटर जेट्स इनके पीछे लगा लिए, बराबर इनका पीछा किया इजराइल तक जब तक ये एंटर नहीं हुए। उसके बाद इजराइल ने बोला कि ये गलती से हुए थे, हमें ईरान में जाना था और ये टर्की में घुस गए। अब इजराइल ने ऐसा कहा तो है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन दूसरी तरफ से इजराइल के एक जर्नलिस्ट का एक वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें उसने कहा कि हमने हमास को हराया, सीरिया को हराया और दूसरे अरब कंट्रीज को हराया। अब ईरान में जंग चल रही है, इसको हराएंगे। फाइनल बैटल हमारा टर्की में होगा, फिर हम उसको भी हराएंगे। שברבע גמר היינו בתיקו עם חמאס, ניצחנו בפנדלים, עלינו לחצי גמר, ניצחנו את איראן, הבסנו את איראן, ובגמר יש לנו את טורקיה। अब कुछ ही घंटे पहले IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि ईरान के पास इस टाइम पर कोई भी एटम बम नहीं है और ना ही वो अभी तक बनाने की कुछ ज़्यादा कोशिश कर रहा था। IAEA एक एजेंसी है जो कि दुनिया भर में देख रहा है कि किसी कंट्री में कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। अब IAEA के हेड ने बोला कि इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया ये बिल्कुल इलेजिटिमेट था, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है इस टाइम पर। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका बुला लिया है इस टाइम लंच टाइम के लिए, यानी आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप आज का लंच एक साथ कर लेंगे अमेरिका में। शायद उसके पीछे यही रीजन होगा कि अगर अमेरिका को अटैक करना होगा ईरान पर तो पाकिस्तान की उसे हेल्प चाहिए, क्योंकि अमेरिका से सीधा प्लेन ईरान तक तो नहीं आ पाएगा, उसे बीच में रिफ्यूलिंग चाहिए होगी और बाकी नेबरिंग कंट्रीज का भी हेल्प उसे चाहिए होगा। उनमें नेबरिंग कंट्रीज में इजराइल, इराक और पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। तो इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका बुला लिया है उसे वेलकम करने के लिए और ये बोलने के लिए कि बेटा अगर हमने अटैक किया तू बीच में मत पड़ जाना। तो ये कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे जो अभी तक दुनिया में हुए। बाकी आगे से जो भी होगा आई विल बी अपडेटिंग यू ऑन द सेम चैनल। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।